सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का जो 2018 में पेपर हुआ था उस पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, उससे संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं पहले लिख देता हूं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 2018 का हम लोग आज पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला प्रश्न आया था 2018 में, वो क्वेश्चन आया था कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं बताना है। 80 और 90 के बीच क्या बताना है? अभाज्य संख्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है, अभाज्य संख्या। अब देखो, अभाज्य संख्या कैसी कैसी संख्या होती हैं उस बात को आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। अभाज्य संख्याएं बताना था। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं मेरे भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF ऑलवेज 1 होता है, हमेशा कितना होता है? HCF 1 होता है। और बात कर लें तो ये केवल किससे कटती हैं? स्वयं से कटती हैं, स्वयं से। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है और वो स्वयं से कटती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 80 से 90 के बीच पूछा है, तो आप 80 से 90 के बीच संख्याएं लिख लो फटाफट तरीके से। एक हो गया 80, फिर 81, उसके बाद 82, फिर 83, 84 और उसके बाद मेरे भाई हो गया 85, फिर 86, 87, 88 और फिर 89, लास्ट में क्या हो गया? 90 हो गया। अब आपको फैक्टर करना है, देखना है कौन कौन सी संख्या है जो स्वयं से कट रही हैं। भाई 80 क्या है? ये आपकी संख्या 2 से कट रही है क्योंकि ये एक इवन नंबर, एक सम नंबर, तो ये नहीं होगा। 81 3 से भी कट रही, 9 से भी कट रही, ये भी नहीं होगा। 82 आपकी क्या है? 2 से कट रही है, तो ये नहीं होगा। 83, अब 83 एक ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कटती है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 83 हो जाएगी, पहली संख्या 83 हो गया। 84 की बात कर लें तो ये भी आपकी 2 से कट जाएगी, इवन नंबर है। 85 की बात कर लें तो 5 से कट जाएगी। 86 की बात कर लें तो यह भी 2 से कट जाएगी। अगर मैं 87 की बात करूँगा तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, ये संख्या 3 से कटती है क्योंकि 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 29 3 27 होता है। 88 की बात कर लें तो ये भी आपके किससे कटती हैं? 2 से कट जाती है। बची आपकी 89, तो 89 किसी से नहीं कटेगी, तो ये एक संख्या हो जाएगी। और 90 तो आपको पता है कि 2 से कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 83 और 89 आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। अब आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये संख्याएं किससे किससे कट रही हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, है ना। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन, अब ज़रूरी थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, कल को पेपर में कुछ भी दे सकता है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो आप देखो, विभाजिता नियम आपको आने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, उस बात को समझने की देरी है। सबसे पहले बात कर लें 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, इन 4 संख्याओं की बात करते हैं। तो देखो, 2 से क्या होगा? 2 से होगा जिसमें यूनिट डिजिट इन द सेंस कि क्या होता है? इकाई का अंक अगर संख्या का कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 2 से विभाजित है तो संख्या भी पूरी 2 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो ये क्या होगा? 10 डिजिट का मतलब 2 अंक, तो दहाई अंक यानी कि 2 अंक ऐसे कर लें, पीछे से 2 अंक अगर डिवाइड हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 में 2 कंसेप्ट लगते, संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजिता का नियम, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। बट 3 की बात कर लें तो 3 में क्या होता है? अगर डिजिट का सम
डिजिट का सम यानी कि अंकों का योग अगर आपका 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिख दिया 636। अब आपको चेक करना है क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। तो आप देखो भाई इकाई स्थान पर 6 है, मतलब सर 2 से तो विभाजित है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन 3 से कैसे चेक करें, डिजिट का सम कर लो। 6 6 12 3 15, इन सब का सम किया 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 2 और 3 से भी हो रही है। कोई एक ऐसी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 196। क्या ये संख्या आपकी 3 और 2 दोनों से विभाजित है? तो आप चेक करो 2, लास्ट में 2 है। जब लास्ट में 2 है तो 2 का विभाजिता नियम क्या कहता है? इकाई अंक। तो 6 2 से विभाजित हो गया। फिर बात करेंगे इनका सम। 6 1 7 और 9 7 कितना होता है? 9 7 होता है 16। तो 16 क्या ये संख्या आपकी विभाजित है 3 से? बिल्कुल नहीं विभाजित है। तो यह संख्या 2 से तो विभाजित है, बट अगर इसको कहें 6 से विभाजित है तो आपका 6 से विभाजित नहीं है। तो ये हो गया। 8 में क्या होता है? 8 में होता है सैकड़ा डिजिट, यानी कि लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी संख्या के डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी हो जाएगी डिवाइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिख दिया 98,248, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये संख्या क्या 8 से डिवाइड है? तो पूरा ना चेक करो। आप देखो 8 से पूछा है ना मैंने, 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट बिल्कुल डिवाइड है तो संख्या भी डिवाइड होगी, क्योंकि 8 3 24, 8 1 8, 8 3 24, 8 1 8। अगर आप पूरी संख्या चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, ये संख्या 8 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो इतनी बात आपको समझना है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं वो प्रश्न क्या आया था हमारा, और उस प्रश्न को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी मैथ है, बस आप क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो तो आपको सब कुछ आ जाएगा। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर से मैथ सीखने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है फिर भैया आपको तो मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आया था। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। अब मेरे भाई बातों को समझना, कोण क्या होता है? एक होता है आपका न्यून कोण, अब समकोण थोड़ी नहीं पेपर में आएगा, अब आपका न्यून कोण। दूसरा होता है आपका समकोण, न्यून कोण, समकोण। तीसरा होता है आपका अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया। फिर आता है आपका क्या होता है? सरल कोण पहले आता है, सरल कोण। पहले अधिक कोण से पहले मेरे भाई आता है आपका सरल कोण, ये हो गया सरल कोण। फिर आता है आपका अधिक कोण, अधिक कोण, और इसके बाद आपका आता है वृहत कोण, वृहत कोण, और लास्ट में आपका आ जाता है संपूर्ण कोण। लास्ट में कौन सा कोण आ जाता है? संपूर्ण कोण आ जाता है। अब इन बातों को याद रखो। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 अंश से कम। 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अगर मैं सरल कोण की बात करूं तो 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? 180 अंश के कोण को हम सरल कोण बोलते हैं। अधिक कोण की बात कर लें तो अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वह कोण होता है, अधिक कोण वह कोण होता है जो क्या हो, जो मेरे भाई 180 अंश से आपका बड़ा हो। 180 अंश से बड़ा, लेकिन कितने अंश से छोटा? 180 अंश से बड़ा कह लें और छोटा कैसे कह लें? आप इस तरीके से चीज़ों को समझो। जैसे ये हमारा क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके हम 4 पार्ट कर देंगे। 90 90 में ये डिवाइड हो गया, 90 90 में डिवाइड। तो इतने इस तरह के छोटे जो कोण आएंगे इधर होते हैं न्यून कोण, इधर क्या होते हैं? न्यून कोण। और इस लाइन वाले कोण को हम बोलते हैं समकोण, इसको बोलते हैं समकोण। जो इतने में आते हैं इनको बोलते हैं हम अधिक कोण, इनको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो अधिक कोण देखो कितने में आ रहा है? 180 से कम, 90 से छोटा। तो 180 से कम हो जाता है और 90 से बड़ा हो जाता है। 180 से कम और 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण बोलते हैं। वृहत कोण क्या होता है? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और कहाँ से छोटा? 360 से छोटा। 180 से बड़ा,
360 से छोटे कोण को बृहद कोण बोलते हैं। संपूर्ण कोण किसे बोलते हैं? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी। क्वेश्चन था 90 अंश के कोण को, तो 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा? समकोण आ जाएगा। यहाँ इतने में न्यून कोण आएगा, इतने में अधिक कोण आएगा, इतने में बृहद कोण आएगा, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इसको हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात आप क्लियर समझ गए हो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला वही क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में 5 से विभाज्य संख्या बताने। देखो विभाज्यता नियम अभी मैंने बताया ना, और क्वेश्चन आपको मिल गया। विभाज्यता नियम याद रखो, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें कहा था कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित है। 5 से विभाजित संख्या पूछे थे। देखो 5 से विभाजित संख्या कब होगी? इसके 2 रूल होते हैं। 5 से विभाजिता के 2 रूल होते हैं। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? यूनिट डिजिट या तो 5 हो, यूनिट डिजिट या तो 5 हो, और या फिर यूनिट डिजिट कितना हो, या फिर यूनिट डिजिट आपकी 0 हो। यूनिट डिजिट इन द सेंस इकाई अंक, इकाई अंक पर या फिर 5 हो या फिर 0 हो, वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। कितने भी बड़ी नंबर ले लो, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 85। क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि लास्ट में देखो कितना है, 5 आ गया। अगर इकाई अंक पर 5 है तो संख्या 5 से विभाजित है, इकाई अंक पर 0 है तब भी संख्या 5 से विभाजित है। तो 4 ऑप्शन थे, चेक करना था बस आपको। ठीक बात ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? ये था मेरे भाई कि 15% को भिन्न में बदलना है। 15% को भिन्न में बदलना है, यह प्रश्न था कि 15% को भिन्न में बदलो। अब भिन्न में कैसे बदलोगे, तो उस बात को थोड़ा सा समझो। जैसे ये 15 लिखा है, ये 15 लिखा है, हमेशा अगर प्रतिशत है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत है, बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब ये संख्या 5 से कट रही है, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 3/20 आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया आपका प्रतिशत में। यही क्वेश्चन ऐसे दे दे, मान लिया ये क्वेश्चन कल को ऐसे दे दे कि 3/20 को प्रतिशत में बताओ, 3/20 को प्रतिशत में बताओ, तब आप क्या करोगे ज़रा हमें बताना। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक बात याद रखेंगे। कौन सी बात? कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, दूसरा होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। बस यही 2 बातें याद रखो। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे 100 करते हैं। बस इस बात को याद रखो। तो ये भिन्न है ना, ये भिन्न मतलब हर और अंश है इसमें, तो हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करेंगे? 100। तो ये हो गया गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15% आ गया। और देखो हमने यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदला तो बटे 100 कर दिया। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना। आगे पहुँचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सारे बहुविकल्पी हैं, है ना, अभी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस बात को समझने की देरी है। क्वेश्चन नंबर 5 यह था, ये 5 तो हो गए, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि राकेश ने 60% अंक प्राप्त किए। राकेश ने 60% अंक प्राप्त किए यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश का प्राप्तांक बताओ। राकेश का प्राप्तांक बताना है, राकेश का प्राप्तांक।
तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अभी तुरंत बताया मैंने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमेशा देखो, राकेश कितने में से नंबर पाएगा, जितना पूर्णांक था, पूर्णांक से ज़्यादा तो पा नहीं जाएगा, नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है डीएलएड में। तो यहाँ पर 500, सबसे पहले लिखो 500 और का, भाई 500 का पाएगा ना, कितने परसेंट पाएगा, 60% पाएगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन बना लिया, कुछ नहीं करना। गणित में का मतलब क्या होता, हमेशा गुना। गणित में जब भी का लिखा मिल जाएगा तो उसका मतलब होता मल्टीप्लाई। 60 लिखा है तो 60% को भिन्न में बदल लो, भिन्न में बदल लिया, काटा पीटा कर लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 पंचे कितना हो गया, 30, ये 1 0। तो राकेश का प्राप्तांक कितना था, 300 अंक। राकेश ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, 300 राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया था उसको भी समझ लेते हैं ना। ये लेटेस्ट प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों को समझना, यही पैटर्न आएगा आपके पेपर में, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं आएगा। तो बस ऐसा आप करके जाओ कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एक समीकरण दिया गया था 3x माइनस के 5 और बराबर क्या था, x प्लस 3 को हल करो। इसको हल करने के लिए कहा गया था। अब बताओ क्या ये मैंने आपको नहीं बताया, बिल्कुल बताया है कि x वालों को एक तरफ ला के शादी करा दो, अचर वालों को एक तरफ ले जाके शादी करा दो। आप कहोगे ये क्या, हमने कहा हाँ भाई शादी कराओ ना, तो क्या होगा, इस x वालों को एक तरफ ले आएंगे और इस 5 को हम एक तरफ ले जाएंगे। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर माइनस में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, अगर प्लस में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में, अगर गुने में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में, अगर भाग में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो गुने में हो जाती है। बस इन चिन्ह का प्रयोग रखो, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। मैंने कहा ठीक बात, ये 3x हमारा इधर था तो इधर हो गया, x उधर से आ गया माइनस में, वहाँ 3 था तो 3, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 2x बराबर 5 3 8, तो x बराबर कितना आएगा, ये 8, 2 गुने में इधर आएगा बटे में, x बराबर क्या आएगा, 2 चौके 8, x का मान आ गया 4। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा नहीं, हम नहीं मानते हैं कि x का मान 4 आया। तो हमने कहा कैसे मानोगे, तो कहा उन्होंने उत्तर की जांच करो। क्वेश्चन में कभी कभी आपसे कहेगा कि उत्तर की जांच भी करो, तो उत्तर की जांच करने के लिए इस क्वेश्चन को पुनः एक बार लिखो, 3x माइनस के 5 बराबर x प्लस में 3, x के स्थान पर 4 रख दो, तो 3 × 4 माइनस के 5 बराबर के 3 प्लस में 3, सॉरी 4 प्लस में 3, तो ये हो गया 4 प्लस में 3, ये हो गया 12 माइनस के 5 बराबर के 7, 12 में से 5 जाएगा 7 बराबर 7, LHS इज इक्वल टू RHS। और ये क्वेश्चन देकर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उत्तर की जांच करने को कहेगा। अभी 3rd सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में ऐसा क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगले पे पहुँचते हैं, नेक्स्ट क्या प्रश्न आया था उसको भी हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखो, उस बात को समझने की कोशिश करना है। अगला प्रश्न क्या था, ये प्रश्न, यदि किसी वर्ग की एक भुजा दिया है, किसी वर्ग की एक साइड आपको दिया है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो पूछा क्या है, पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ ऐसा पेपर आएगा तो 10 मिनट लगेगा पेपर करने में। वर्ग से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख लो, वर्ग से रिलेटेड। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग के परिमाप की बात कर लेते हैं तो वो होता है 4 × a। अगर वर्ग के यहाँ विकर्ण की बात कर लेते हैं तो विकर्ण होता है √2a, a√2, ये वर्ग का विकर्ण होता है।
चूँकि हमें क्षेत्रफल पूछे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, मतलब छेद यह है 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36, चूँकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कल को परिमाप पूछ लेता तो क्या होता, 4 × 6 और 6 हो के 24 सेंटीमीटर परिमाप आ जाता। यहीं पर ना रुककर आपसे अगर विकर्ण पूछ लेता तो 6√2 सेंटीमीटर आपका विकर्ण आ जाता। तो कुछ भी पूछ ले आपको यह चीज़ जरूर याद रखना है ना। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या था, ये एक सरसमिका आई थी। सरसमिका क्या थी, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर, इसका क्या करना था, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना। अब मैंने बीजगणित आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, पूरी मैथ नहीं पढ़ाया लेकिन बीजगणित मैंने आपको पढ़ाया। क्या क्या फार्मूला लगता है, फर्स्ट नंबर फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तीसरा फार्मूला a + b का होल क्यूब, चौथा फार्मूला a - b का होल क्यूब, पांचवा फार्मूला a² - b²। इससे ज़्यादा कभी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन यही 2 से बन जाएंगे, इतना मैंने एक्स्ट्रा बताया था। इसका क्या होता था, a² + b² प्लस के 2ab। इसका क्या होता था, a² + b² माइनस के 2ab। इसका क्या होता था, a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। इसका होता था a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के p। इसका होता था एक ब्रैकेट में a प्लस के b, एक ब्रैकेट में a माइनस के b। कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस है तो पहला वाला यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी सबसे पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b² मतलब 5 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 × x × 5, a² + b² + 2ab, x का स्क्वायर x² 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 5 दूनी 10x। इनको सीक्वेंस में लिख लो तो x², 10 को पहले लिख लोगे तो ये 10x प्लस में 25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन लगा लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। अब 60 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाओगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। 60 अंश का कोण, नेक्स्ट क्वेश्चन था पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाओ। तो 60 अंश का कोण, कितने भी डिग्री का कोण देते हमारा कंसेप्ट फॉलो करोगे डेफिनेटली आप बना पाओगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन आपको यहाँ पर सीधी खींच लेनी है, एक लाइन खींच लिया। अब देखो प्रकार आपका ऐसे होता है, ऐसे नीचे एक पेंसिल लगी होती है, एक नुकीली नोक होती है ना। तो जो नुकीली नोक होती है जो चुभ जाती है उसको क्या करिए, यहाँ पर इस किनारे छोर पर रखिए, इस किनारे छोर पर रखिए और आधे से अधिक दूरी ले लो। इस लाइन में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा दो। लगा दिया, एक चाप ऐसे लगाया ना। अब जितनी दूरी लिए थे ना, दूरी उतनी ही रहेगी, दूरी को कम ज़्यादा नहीं करोगे। नुकीली वाली नोक को अब यहाँ पर रखोगे, उसी दूरी से काट दोगे, ऐसे एक चाप लगा दोगे। तो ये जहाँ काटेगा इसको इस लाइन से मिला दोगे, ऐसे इस लाइन से मिला दोगे तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ना कहे नहीं हमको 90 अंश का कोण बताओ, तो क्या करोगे, इतना आपने कर लिया, 60 अंश का कोण बना लिया। अब आप 120 अंश का बनाओ। यहाँ देखो, यहाँ अब यहाँ रखो आप अपनी नुकीली नोक यहाँ रखो और एक चाप ऐसे लगा दो, तो ये बन जाएगा ऐसे, है ना। तो अब आप इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो ये अभी 90 अंश का नहीं बना है, ये आपका 120 अंश का बना है। 90 अंश का बनाना है ना, 60 ये 60 ये। अब क्या करो, अब चाहे इधर नोक रख लो चाहे इधर नोक रख लो। मान लिया नुकीली नोक यहाँ रखा, आधे से अधिक दूरी लिया, यहाँ चाप लगाया, उतनी ही दूरी से यहाँ चाप लगा दो।
ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। यानी ये जो पूरा कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 90 डिग्री वाला आपका 2016 या 17 में पूछा भी गया था। चूँकि आपसे 60 अंश का कोण पूछा था तो 60 अंश से कोण पूछ लिया। अगर रचना करने को आएगा तो रचना जैसे जैसे करते गए ना, जिस जिस प्रकार से किए हो उसी प्रकार से लिखना है। जैसे सर्वप्रथम पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम एक लाइन खींचा, सर्वप्रथम एक लाइन खींचा, ये पहला पॉइंट होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया, आधे से अधिक दूरी से क्या लगाया, चाप लगाया। मेरे भाई आप ना किताबी भाषा मत पढ़ो, जो किताब में रचना लिखी हम वही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कुछ होता है। जितना आप अपना एफर्ट दोगे, जितना आप अपनी भाषा में लिखोगे, एग्जामिनर उतने नंबर देगा, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट ने पढ़ा है, अपना दिमाग लगाया, तब वो जाकर आज अपनी भाषा में लिख पा रहा है। अदरवाइज़ बुक से पढ़कर तो कोई भी हर चीज़ सीख सकता है ना। तो ये हो गया आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। तीसरा पॉइंट, उतनी ही दूरी से आपने क्या किया, उतनी ही दूरी से ये जो चाप लगाया उतनी ही दूरी से आपने उस चाप को काटा, उस चाप को क्या किया, काटा, उस चाप को काटा। अब आप इस बिंदु को ए मान लो, इस बिंदु को बी मान लो। आप कहोगे उस कटे हुए चाप को बिंदु ए से मिलाया। लास्ट पॉइंट, उस कटे हुए चाप को बिंदु ए से मिलाया, बिंदु ए से मिलाया, ये आपने लिख दिया, उस कटे हुए चाप को बिंदु ए से मिलाया। और 5 नंबर हमारा क्या बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया, हमारा 60 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। इतनी प्रोसेस लिखनी थी और पूरे के पूरे नंबर क्या कर लो, पक्के कर लो, पूरे के पूरे नंबर पक्के। ठीक बात ना, ये बात समझ गए हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर हम आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या आया था। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे पहुँचते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे फटाफट शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है, आपको मासा बताना था, HCF बताना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आया था 13, 39, 273, 13 था, 39 था, फिर था 273, 273 का मासा आपको बताना था। मासा बताओ। अब देखो मासा बताने की बेसिकली व्याप्त जो इस दुनिया में घूम रही हैं 2 विधियाँ, गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि भी देख लेते हैं, गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था मैं हर एक क्वेश्चन को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं भाग विधि की बात करता हूँ। भाग विधि क्या होता है उस बात को समझिए। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 273। भाई जो संख्याएं दी गई होंगी उसमें से कोई ना कोई सबसे बड़ी होगी, उस संख्या को लिखो। आपने लिखा सर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 273। इस संख्या को जो इससे छोटी है, इससे छोटी क्या है, 39 है ना, इससे भाग कर दो। 39 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना। 7 त्रिक 21, हाँ 7 बार चला जाएगा। 7 9 63, 6 7 त्रिक 21, 6 27, यानी 273 पूरा कट गया 7 बार में। अब 7 बार में कट गया, अब यहाँ पर कितना है, 39 है। अब पुनः इस संख्या को, जो संख्या बच गई थी 13, इससे भाग कर दो और 13 तियाँ कितना हो गया, 39 हो गया। आप देखो ये जो लास्ट में संख्या डिवाइड करती है ना, वही आंसर होती है। तो HCF कितना आएगा, 13 आ जाएगा मासा। लेकिन मैंने कहा ना जी ना, अभी ऐसा काम नहीं हो पा रहा है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। आप कहोगे ठीक सर हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। इन तीनों संख्याओं को लिख डालो, 13, 39 और कितना है 279, 273। इनके ना अभाज्य गुणनखंड कर लो, इनके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो ये तो 13 से ही कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ से 1 आ गया 13, यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 गुणे 13। यहाँ से देखो तो 3 से काट लो, 3 9 27, 3 एकम 3, 91 आ गया। 3 दूनी 6, 6 3 9,
ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये किससे कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 त्रिक 21, फिर 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, तो यहाँ से बेसिकली क्या निकल कर आया 3 × 7 × 30। अब आप HCF लिखो बस। HCF वह संख्या होती है जो सबको डिवाइड करे, कॉमन देखो, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, तो सबसे पहले 13 को लिख लिया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिल रहा तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड विधि, ये हो गया भाग विधि, कोई भी विधि एक परीक्षा में प्रयुक्त कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पहुँचते हैं, आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या आया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, मित्रों को जोड़ो, मित्रियों को जोड़ो, जो भी है जोड़ने लायक उसको आप जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या था, ये कहा था एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। 1800 रुपये में एक साइकिल को बेचने पर 1800 रुपये में एक साइकिल को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। तो क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, पूछा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर समझने की देरी है, आप जल्दबाजी नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आप यहाँ देखो कैसे चीज़ों को समझोगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, एक होता है क्रय मूल्य और एक कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। इस बात को आप बेहद अच्छे तरीके से समझो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, इसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसको कहते हैं खरीदा गया मूल्य, क्या बोलते हैं, खरीदा गया मूल्य। इसको बोलते हैं हम बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य। अब जब भी कभी क्वेश्चन में, इस पॉइंट को नोट करना, जब भी कभी क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पता होगा, उस कंडीशन में इसी के आगे लिख लो, हमेशा आप कितना मानोगे, 100% मानोगे। अगर आपको क्रय मूल्य नहीं पता है तो आप कितना मानोगे, 100% मानोगे, ठीक बात ना। अब मैं ये साफ कर रहा हूँ। अब देखो, आपको 1800 में एक साइकिल को बेचा है आपने, आप मानोगे कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, आप लिखोगे साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपये था। तो आपने 10% हानि पर बेचा है ना, 10% किस पर बेचा है भाई, हानि पर बेचा है ना, 10% हानि पर बेचा है। अब देखो, अगर 10% हानि पर बेचा है तो आप देखो यहाँ पर 100 का 10% निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपने बेचा कितने में है, अपने जो माना है उस हिसाब से आपने कितने में बेचा है। ये साइकिल आपकी कितनी थी, 100 रुपये की थी, 100 रुपये की, आपने 10 रुपये कम में बेचा है, मतलब कितने में बेचा, 90 में बेचा है। इस 90 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 90 में थोड़ी नहीं साइकिल बेचा है, साइकिल बेचा 1800, आपके हिसाब से 90, क्वेश्चन के हिसाब से 1800। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कि 90 1800 के बराबर है, दोनों क्रय मूल्य हैं। 90 हमारे मानने के हिसाब से आया है, 1800 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है 1800, 90 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 रुपये। एक की वैल्यू 20 रुपये, क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य कितना माना था, 100। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 20 और गुने में 100, यानी 2000 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। बोलो 2000 क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। मैं आपको ऐसे लगाना है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं इसको तो मुँहजुबानी हल्का से 10% की वैल्यू 1/10, 10 में 1 की हानि 9, 9 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 200, तो 10 की वैल्यू 2000। ऐसे भी आप चीज़ों को मोरल तरीके से कर सकते हो। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था।
अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करना है, उस बात को समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। देखो अगला क्वेश्चन था, हाँ अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज बताओ। 500 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा, बच्चे को पता रहता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे के क्या हो जाता है 100 हो जाता है। इसी को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में याद करते हैं तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। P इन द सेंस प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मान रख दो कितना प्रिंसिपल है 500 रुपये, रेट दर कितनी है 12%, टाइम कितना है 3 वर्ष और बटे क्या हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 और 6 त्रिक 18, 180 क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। 180 क्या क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना। आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया था, उस बात को समझने की देरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको ज़रा समझने की देरी है। अगला क्वेश्चन आया था, ये भी मेंसुरेशन से था और एक में रेक्टेंगल से था, ये आयत से था। ये क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क का एरिया दिया है। कितना दिया है तो 117 वर्ग सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 117 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई 13 मीटर, यदि लेंथ दिया गया है 13 सेंटीमीटर, लेंथ लिखा है मैंने, लंबाई है ना 13 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन था हो तो चौड़ाई बताओ। क्वेश्चन था चौड़ाई बताओ, यह प्रश्न था आपका चौड़ाई बताओ। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे भाई, आयताकार रेक्टेंगल, तो आयत से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर लिखो, आयत से रिलेटेड सारी बातें लिखो। सबसे पहले आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। आयत के पेरीमीटर की बात कर लें, परिमाप की, तो होता है 2L प्लस में B। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे, डायगोनल की बात करेंगे, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो जाता है। ये डायगोनल यानी ये इसको हम विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो वो लंबाई का स्क्वायर आ जाएगा, वो आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस में आपका चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा। आयत से इतनी बातें याद रखनी है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा, चौड़ाई पूछा है, क्षेत्रफल दिया गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चौड़ाई आपको बताना, लंबाई पता है, मान लो लंबाई कितनी 13 सेंटीमीटर, हमने माना चौड़ाई x है, क्षेत्रफल कितना है 17, 13 गुने में इधर बटे में 117 बटे 13 बराबर x, 13 नवैया 117, x बराबर 9 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का जवाब है। x बराबर 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। बोलो बात क्लियर है ना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। पिक्टोग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, पिक्टोग्राफ में कुछ करना नहीं है, उसको आपको पिक्टोग्राफ में बना देना है बस। पिक्टोग्राफ तो आपको पता बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा था एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी है 270 मीटर है, ठीक है ना। आगे कह रहा है वह किसी खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। वह किसी खंभे को क्या करती है 9 सेकंड में पार करती है। किसी खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। तो क्वेश्चन कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताओ।
रेलगाड़ी की चाल बताओ। कौन सी बातें आप यहाँ से याद रखोगे? सबसे पहली बात जो चाल होती है, चाल की मैं बात करता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी टर्नल को, किसी खंभे यानी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है, टर्नल मतलब टर्नल तो हट जाएगा, टर्नल में लंबाई जुड़ जाती है। जब व्यक्ति किसी खंभे को या फिर किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन हमेशा जो दूरी चलती है वो दूरी चलेगी जितनी लंबी ट्रेन है, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। क्या बोला मैंने? कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, है ना, किसी पुल को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई पार करेगी, या फिर किसी खंभे को या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। दूरी क्या हो जाएगा? जितना उसकी लंबाई रहेगी उतनी ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात को समझने की देरी है। रेलगाड़ी की लंबाई 270 सेंटीमीटर, वह किसको पार कर रही है? खंभे को पार कर रही, और खंभे को पार करती है तो उसकी जो लंबाई होती वही दूरी हो जाती है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में मैं दूरी बताऊं कितना है तो 270 मीटर है, और समय कितना दिया गया है आपको? 9 सेकंड दिया गया, समय 9 सेकंड दिया गया। आपसे चाल पूछे है तो चाल बराबर आप निकालोगे, दूरी है 270 और समय है 9। डायरेक्ट नहीं काटोगे, नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है। एक कंसेप्ट और लिखो, जब दूरी आपकी किस में हो, जब दूरी आपकी मीटर प्रति सेकंड में हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो ऑलवेज आप 18/5 से गुना कराओगे। वहीं दूरी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में हो और आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल बताना हो, ये चाल की बात कर ले, दूरी नहीं है, चाल है ना, ये चाल में किलोमीटर प्रति घंटे में हो, मीटर प्रति सेकंड बताना हो, इसका अपोजिट कर लो, 5/18 से गुना करा लो। अब कैसे याद रखोगे? मेन मुद्दा यह है। तो आप देखो, मीटर बड़ा होता कि किलोमीटर बड़ा होता है? भाई छोटे से बड़े में जाएंगे ना, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। यहाँ बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। आप देखो ये मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बड़ा होता तो 18/5, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचा 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया है ना। 5 पंजे 25, 26 27, 2 बचा 20, 5 चौके 20 और 54 दूना कितना होता? 108, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की क्या थी? चाल थी। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 17। एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, पिक्टोग्राफ वाला। वो क्या मतलब है ना, वो यहाँ पर महाभारत बनाने से कोई मतलब नहीं। अगर आपको पिक्टोग्राफ पढ़ना है तो आप बताना, मैं पेपर के पहले पिक्टोग्राफ का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूँगा। ठीक बात ना? तो कैसी लगी वीडियो, आपने कितना स्कोर किया इन 17 क्वेश्चनों में, ज़रूर बताना। मिलेंगे कल एक और मॉडल पेपर के साथ, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।